हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये बजट अगले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए है। तो ये सारे चेंजेस 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है, तो 31 मार्च 2026 तक सब कुछ पुराना ही रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे कॉमर्स न्यूज गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, हर एक चेंज का पुराना प्रोविजन क्या था और नया प्रोविजन क्या है, और ये भी डिस्कस करेंगे कि इस चेंज की वजह से किस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, समझते हैं विस्तार से। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही चल रहा है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया और सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। इस नए इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स के रूल्स और फॉर्म्स को काफी सिंपल और ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि आम पब्लिक को ये सब समझने में आसानी हो। इसके साथ साथ बहुत सी टर्म्स हैं जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उन्हें भी रिप्लेस किया गया है। जैसे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में बहुत कंफ्यूजन है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके एक वर्ड रखा गया है और वो है टैक्स ईयर। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के पीरियड को पुराने इनकम टैक्स एक्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 बोलेंगे, लेकिन नए इनकम टैक्स एक्ट में इसे टैक्स ईयर 2026-27 बोलेंगे। वैसे तो इंडिविजुअल की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, चाहे वो कोई भी आईटीआर फॉर्म फाइल कर रहे हो, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4। लेकिन अब नेचर ऑफ इनकम और आईटीआर फॉर्म्स के बेसिस पर इंडिविजुअल की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट चेंज कर दी गई है। वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, यानी कि जो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई ही है। लेकिन वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम है और वो ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, यानी कि जो आईटीआर 3 या आईटीआर 4 फाइल करते हैं, उनके लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 अगस्त कर दी गई है। अगर आपको इन सारे आईटीआर फॉर्म्स के बारे में जानना है या आपको ये जानना है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने एक एक फॉर्म को डिटेल में समझाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो इंडिविजुअल की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन अगर उस आईटीआर में कोई गलती हो गई थी तो आप 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करके उस गलती को ठीक कर सकते हो। और अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की थी तो उसे भी आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो। इसे बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं। और 31 दिसंबर के बाद आप ना तो अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हो और ना ही बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हो। अच्छा, 31 दिसंबर तक अगर आप अपनी आईटीआर रिवाइज करते हो तो उस पर कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन बिलेटेड आईटीआर पर लेट फीस लगती है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 1,000 रुपए की फीस है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5,000 रुपए की लेट फीस लगती है। अब इंडिविजुअल्स की आईटीआर फाइलिंग की 2 ड्यू डेट्स हैं, 31 जुलाई और 31 अगस्त। और आप 31 दिसंबर तक ही नहीं बल्कि 31 मार्च तक अपनी आईटीआर रिवाइज कर सकते हो। बिलेटेड आईटीआर की डेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो तो आपको 31 दिसंबर तक ही फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, 31 दिसंबर तक अगर आप अपनी आईटीआर रिवाइज करते हो तो उस पर कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप 31 मार्च तक अपनी आईटीआर रिवाइज करते हो तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अब इस पे कितनी फीस होगी ये नोटिफाई होना बाकी है, और बिलेटेड आईटीआर पर लेट फीस सेम ही रहेगी। आम आदमी को इस बजट से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में ना तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज हुआ और ना ही डिडक्शन में कोई चेंज हुआ। जो टैक्स स्लैब और डिडक्शंस अभी हैं, सेम ही नेक्स्ट ईयर भी रहने वाली हैं। अगर आपकी इनकम पर टीडीएस एप्लीकेबल है तो टीडीएस तो कटेगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस इनकम पर आपका टीडीएस कटा होता है, अगर उस इनकम को मिलाकर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो टोटल टैक्स कम बनता है, लेकिन टीडीएस ज्यादा कटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 45,000 पर मंथ है और आपको बैंक से पूरे साल में एफडी पर 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला। अब बैंक तो इस इंटरेस्ट पर 10% के हिसाब से 80,000 का टीडीएस काट लेगा। अगर आप न्यू रिजीम के हिसाब से अपनी टोटल इनकम देखें तो वो है 12,65,000 रुपए, और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है 72,540 रुपए। अब देखो, आपकी टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स बनता है 72,540 रुपए, लेकिन टीडीएस रूल्स के हिसाब से आपका टीडीएस 80,000 कटा हुआ है। ऐसे में दिक्कत ये आती है कि मान लो आपका टीडीएस मई जून में कटा है और उस ईयर की आईटीआर आप नेक्स्ट ईयर मई जून में फाइल करोगे, फिर 10 से 15 दिन में रिफंड आएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा और आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी आपको अपने असेसिंग ऑफिसर को फॉर्म 13 में एप्लीकेशन देनी होती है कि टीडीएस रूल्स के कंपैरिजन में मेरा टोटल टैक्स कम बनता है, तो आप मुझे नील टीडीएस का सर्टिफिकेट दे दो। फिर जब आप अपने बैंक में ये सर्टिफिकेट देते हो तो बैंक आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट करता है, लेकिन अब ये प्रोसेस ऑटोमेटिक कर दिया गया है। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से अगर सिस्टम को लगेगा कि टीडीएस प्रोविजंस के मुकाबले आपका टोटल टैक्स कम बनता है, तो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली नील टीडीएस या लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट दे देगा। इसके लिए अब आपको असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन देने की कोई जरूरत नहीं होगी।
अगर आपकी एनुअल इनकम किसी फाइनेंशियल ईयर में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट न्यू रिजीम के हिसाब से है 4 लाख रुपए। टीडीएस रूल्स के हिसाब से 50,000 से ज्यादा के एफडी इंटरेस्ट पर, 10,000 से ज्यादा डिविडेंड इनकम पर और 20,000 से ज्यादा इंश्योरेंस कमीशन पर टीडीएस कटता है, भले ही आपकी इनकम 4 लाख रुपए से कम है। अब देखो, एक साइड तो सरकार कहती है कि आपको 4 लाख रुपए तक की इनकम पर आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आपको रिफंड लेने के लिए आईटीआर तो फाइल करनी ही पड़ेगी। तो सरकार ने ऐसे केसेस में 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स दिए हुए हैं, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, जिन्हें अगर आप बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी कंपनी के पास सबमिट करते हो तो आपका टीडीएस नहीं काटते हैं। अभी तक आपको ये फॉर्म हर बैंक, हर कंपनी और पोस्ट ऑफिस को अलग अलग सबमिट करना पड़ता है। तो अब आपको इस फॉर्म की मल्टीपल सबमिशंस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स होल्ड करते हैं तो आप अपने डिपॉजिटरी को फॉर्म 15G, 15H सबमिट कर सकते हैं। फिर वो डिपॉजिटरी उन सारी कंपनीज को, बैंक्स को और पोस्ट ऑफिस को खुद ही आपके ये फॉर्म 15G, 15H फॉरवर्ड कर देगा, जिससे वो कंपनीज जब आपको डिविडेंड पे करेंगी या बैंक और पोस्ट ऑफिस आपको इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर आपका टीडीएस नहीं काटेंगे। अगर आप फॉर्म 15G, 15H के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि नील टीडीएस सर्टिफिकेट और फॉर्म 15G, 15H में क्या फर्क है। जब हम फॉर्म 15G, 15H को सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पर दे सकते हैं तो नील टीडीएस सर्टिफिकेट क्यों लेना। देखो, इन दोनों में मेन फर्क ये है कि अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है और आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी 0 है, तभी आप फॉर्म 15G, 15H सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है और फाइनल टैक्स लायबिलिटी टीडीएस लायबिलिटी से कम है तो आपको नील टीडीएस सर्टिफिकेट ही सबमिट करना पड़ेगा। कई लोग गलती ये करते हैं कि उनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है लेकिन 12 लाख रुपए से कम होती है, फिर भी वो फॉर्म 15G, 15H सबमिट कर देते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट की वजह से टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी टैक्स लायबिलिटी तो बनती है। ऐसे में आपको नील टीडीएस या लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों में ये सारे डिफरेंसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर रोड एक्सीडेंट में किसी को इंजरी हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो विक्टिम या उसकी फैमिली कॉम्पनसेशन के लिए क्लेम फाइल कर सकती है। इस कॉम्पनसेशन में मेडिकल एक्सपेंसेस, इनकम का लॉस, मानसिक पीड़ा और डेथ के केस में फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर एक लमसम अमाउंट मिलती है। अगर ये कॉम्पनसेशन मिलने में लेट होता है तो उस पर सरकार इंटरेस्ट भी देती है। पहले इस कॉम्पनसेशन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स लगता था तो उस पर टीडीएस भी कटता था, लेकिन अब इस कॉम्पनसेशन के इंटरेस्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो अब टीडीएस भी नहीं डिडक्ट होगा। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हो तो आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, लेकिन जब कंपनी मार्केट से या शेयर होल्डर से अपने शेयर्स वापस परचेज करती है तो उसे बाईबैक कहते हैं। बाईबैक करने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कम है। जब कंपनी अपने शेयर्स वापस ले लेगी तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, जिससे सेम प्रॉफिट पर अर्निंग पर शेयर बढ़ जाती है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना देकर बाईबैक करती है ताकि शेयर होल्डर्स को इनडायरेक्ट प्रॉफिट मिले। कभी कभी कंपनी को लगता है कि मार्केट में उनका शेयर एक्चुअल वैल्यू से सस्ता है, तो बायबैक की वजह से जब मार्केट में शेयर्स की सप्लाई कम हो जाती है तो अक्सर प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। अगर आप नॉर्मल कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करो तो उसमें शेयर्स की सेल प्राइस माइनस शेयर्स की कॉस्ट और ऐसे कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाता है। अब ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, उस हिसाब से टैक्स पे करना होता है। लेकिन बायबैक के केस में अभी तक क्या होता था कि पूरे सेल्स प्रोसीड्स को ही डिविडेंड इनकम मानेंगे, इसमें से कॉस्ट को माइनस नहीं करेंगे। इस कॉस्ट को अलग से कैपिटल लॉस कंसीडर करेंगे। अब ये लॉस लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितने पीरियड तक होल्ड करके शेयर्स को सेल किया है। फिर ये कैपिटल लॉस फ्यूचर के कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। लेकिन अब बायबैक के इस पूरे सेल प्रोसीड्स को डिविडेंड इनकम नहीं बल्कि कैपिटल गेन्स माना जाएगा और इस कॉस्ट का ट्रीटमेंट सेम रहेगा जैसे अभी तक है, यानी कि कॉस्ट को कैपिटल लॉस कंसीडर करेंगे और फ्यूचर के कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे। तो अगर आप प्रमोटर नहीं है तो आपको इस बायबैक पर नॉर्मल रेट से कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रमोटर हैं तो आपको एडिशनल बायबैक टैक्स पे करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट प्रमोटर्स को 22% के रेट से और नॉन कॉर्पोरेट प्रमोटर्स को 30% के रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इस बायबैक की वजह से जो इनकम हुई है उसको डिविडेंड से कैपिटल गेन्स ट्रीट करने से क्या फर्क पड़ा है वो भी देख लेते हैं। ओल्ड रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम कैपिटल गेन्स को मिलाकर
5 लाख रुपए तक है तो आपको सेक्शन 87E की रिबेट मिल जाती है। लेकिन न्यू रिजीम में आपको कैपिटल गेन्स पर तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। कैपिटल गेन्स के अलावा अगर बाकी की इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको सेक्शन 87E की रिबेट मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। अभी तक डिविडेंड इनकम स्लैब रेट से ही टैक्स होती है, तो हो सकता है कि ये डिविडेंड इनकम 12 लाख रुपए से कम की लिमिट में हो, तो ऐसे में सरकार को तो टैक्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसे कैपिटल गेन्स मान लेंगे तो टैक्स तो पक्का मिलना है। तो अगर इस बाईबैक की वजह से आपका 1,25,000 तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपकी टैक्स लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए से ज्यादा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसे शॉर्ट में एसटीटी बोलते हैं। एसटीटी एक ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर कोई सिक्योरिटी ट्रेड करते हो उसी मोमेंट ये टैक्स लग जाता है। इंडिया के स्टॉक मार्केट में शेयर्स, डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इक्विटी म्यूचुअल फंड को बाई या सेल करते वक्त एसटीटी पे करना होता है। ये एसटीटी स्टॉक एक्सचेंज कलेक्ट करता है और सरकार को डिपॉजिट कर देता है, इसलिए पेमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट और इजी होता है। ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शंस, कमोडिटीज और करेंसी ट्रेड्स पर एसटीटी नहीं लगता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि किन किन सिक्योरिटीज पर कब कब एसटीटी पे करना होता है। 2026 के बजट में इक्विटी के डिलीवरी और इंट्राडे पर लगने वाले एसटीटी पर कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स के एसटीटी पर लगभग 150% का इंक्रीज है। ऑप्शंस प्रीमियम के एसटीटी पर लगभग 50% का इंक्रीज है और ऑप्शंस एक्सरसाइज के एसटीटी पर लगभग 20% का इंक्रीज है। तो अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेकर उसे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हो या आप शेयर्स में इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मैन पावर सप्लाई का मतलब होता है कि कंपनी वर्कर्स खुद हायर नहीं करती, बल्कि किसी मैन पावर सप्लाई एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर ले लेती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसकीपिंग स्टाफ्स, आईटी या टेक्निकल स्टाफ, कंस्ट्रक्शन वर्कर, इवेंट स्टाफ, बाउंसर्स और डिलीवरी स्टाफ वगैरह। ये लोग काम तो कंपनी में करते हैं लेकिन सैलरी उस मैन पावर सप्लाई एजेंसी से लेते हैं। ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? अगर कंपनी वर्कर्स को खुद हायर करेगी तो उनकी सैलरी, पीएफ, ईएसआई कंप्लायंस को खुद मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैन पावर सप्लाई एजेंसी से वर्कर लेती है तो उसे ये सब नहीं करना पड़ेगा। बस उस मैन पावर सप्लाई एजेंसी को पेमेंट करो, बाकी का काम एजेंसी खुद देखेगी। तो इस मैन पावर सप्लाई सर्विसेज को लेके बहुत डाउट था कि इस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो अब बजट 2026 में ये क्लैरिफाई कर दिया कि इस ट्रांजैक्शन पर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। यानी कि अब कोई कंपनी अगर किसी मैन पावर सप्लाई एजेंसी को पेमेंट करेगी तो उस अमाउंट पर कंपनी को टीडीएस काट के सरकार के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर वो एजेंसी कोई इंडिविजुअल है तो 1% और पार्टनरशिप फर्म या कंपनी है तो 2% का रेट लगेगा। बजट 2026 में बहुत सारे हाई टीसीएस रेट्स को सिंप्लीफाई करके मोस्टली 2% कर दिया गया है, जिससे फॉरेन एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रैवल सस्ता हो जाएगा। टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस और टीसीएस में मेन डिफरेंस ये है कि टीडीएस आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी को एडवांस में कलेक्ट करने का टूल है और इसे पेमेंट करने वाला कलेक्ट करता है, लेकिन टीसीएस हाई वैल्यू स्पेंडिंग को ट्रैक करने का टूल है। इसमें आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है और टीसीएस सर्विस प्रोवाइडर या सेलर कलेक्ट करता है। जैसे अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी पे करता है और अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो वो एम्प्लॉयर आपकी टैक्स लायबिलिटी टीडीएस के रूप में काट लेता है। लेकिन अगर आप महंगी कार परचेज कर रहे हैं तो उस पर सेलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है। यहाँ आपकी कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, बस आपकी स्पेंडिंग को ट्रैक करने के लिए आपसे टीसीएस लिया गया है। टीडीएस और टीसीएस के बारे में मैंने इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझाया है, आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। जब आप फॉरेन में पैसे भेजते हैं तो इसे फॉरेन रेमिटेंस बोलते हैं। इसके लिए पहले आपको इंडियन रुपीज देकर जिस कंट्री में आपको पैसे भेजने हैं उस कंट्री की करेंसी परचेज करनी होती है। तो जो आपको फॉरेन करेंसी देता है उसे ऑथराइज्ड डीलर कहते हैं और यही आपसे टीसीएस कलेक्ट करता है। अभी तक अगर आप एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख रुपए से ज्यादा का रेमिटेंस करते हो तो 5% का टीसीएस लगता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से अब इस रेट को घटाकर 2% कर दिया गया है और 10 लाख रुपए से कम के रेमिटेंस पर कोई टीसीएस नहीं लगता है। इसके अलावा ओवरसीज टूर पैकेजेस यानी कि विदेश में घूमने फिरने के लिए अगर आप कोई टूर पैकेज लेते हो तो उसकी पेमेंट पर भी टीसीएस लगता है। अभी तक टूर पैकेज के लिए 10 लाख रुपए तक की पेमेंट पर 2% और 10 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट पर 5% का टीसीएस लगता है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से फ्लैट 2% का टीसीएस लगेगा, पेमेंट अमाउंट चाहे जितनी हो।
इनकम की रिटर्न पैन के थ्रू फाइल होती है, यानी कि आप अपने पैन को इनकम टैक्स में रजिस्टर करते हो और फिर उसी पैन के बेसिस पर अपनी ITR फाइल करते हो। लेकिन जो लोग TDS या TCS कलेक्ट करते हैं वो TDS और TCS सरकार के पास डिपॉजिट करने के साथ साथ TDS या TCS रिटर्न भी फाइल करते हैं। रिटर्न का मतलब होता है स्टेटमेंट, जिसमें ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स होती हैं। TDS TCS डिपॉजिट करने के लिए और TDS TCS रिटर्न फाइल करने के लिए आपको टैन की जरूरत पड़ती है। टैन का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो क्योंकि आप बायर हो इसलिए आपको TDS काटना पड़ता है। अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी रेजिडेंट यानी कि वो व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक है उससे परचेज करते हो तो आपको टैन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फॉर्म 26 QB जो कि चालान कम स्टेटमेंट होता है उसके थ्रू TDS डिपॉजिट भी कर पाओगे और TDS रिटर्न भी सबमिट कर पाओगे। लेकिन अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी नॉन रेजिडेंट यानी कि वो व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक नहीं है उससे परचेज करते हो तो आपको टैन लेना ही पड़ेगा। अब आपका काम फॉर्म 26 QB से नहीं चलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें रेगुलरली TDS TCS कलेक्ट करना होता है तो उनके लिए टैन लेना ठीक है। लेकिन एक इंडिविजुअल जिसका कोई बिजनेस नहीं है, वो सिर्फ कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है, तो सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शन के लिए टैन अप्लाई करना एक कंप्लायंस बर्डन होता है। तो इस प्रॉब्लम को बजट 2026 में सॉल्व कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर से अगर कोई बायर किसी नॉन रेजिडेंट से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो बायर को टैन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने खुद के पैन की हेल्प से ही TDS डिपॉजिट कर पाएगा और TDS रिटर्न भी फाइल कर पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।